हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल मैथ। पिछले वीडियो में हम लाइट के बारे में बात किए थे। लाइट क्या होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सब के बारे में पढ़ाई किए थे। लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, अपेक, रे के बारे में बात किए थे। रे में क्या बताए थे कि जब कोई प्रकाश किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रुजुरेखी मार्ग पर चलता है उसे ही कहते हैं किरण, रे। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी समांग माध्यम में जिस रुजुरेखी मार्ग पर चलता है उसे क्या बोलते हैं? किरण, रे। किरण की इंग्लिश क्या होती है? रे। और किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज। अब बीम ऑफ लाइट के आपको 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। मतलब कन्वर्जेंट मीन्स क्या होता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और डाइवर्जेंट मीन्स क्या होता है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और पैरेलल मीन्स समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके आगे भी हो सकता है आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में भी इसी वीडियो में बता दिया जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हेडिंग कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन इसकी हिंदी होती है। हेडिंग कर लीजिए, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, सुनिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में चलकर, समांग माध्यम मतलब मीडियम एक हो, ठीक, जैसे या तो हवा हो, या तो पानी हो, या तो कुछ ना हो, वैक्यूम हो, या तो मोम हो, ठीक, या तो ग्लास हो, ठीक, ये सब मीडियम है। तो अगर प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में चल करके किसी चिकने अथवा पालीदार तल से टकराती है, तो जब प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में चल करके किसी चिकने अथवा पालीदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, और इसी घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए अब इसको हम फिगर समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पे जो है एक चिकना तल है, एक चिकना क्या है? तल। अगर आपको अच्छे समझना हो तो आप दर्पण का एग्जांपल ले लीजिए, मिरर का, जो हम लोग शीशा देखते हैं अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वो एकदम प्लेन होता है, चिकना, और आप लोग देखते भी हैं। देखिए, सुनिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे अगर हम लोग कोई दर्पण लें और एक कमरे में खड़े हो जहां पे लाइट हो, प्रकाश हो, और लाइट मतलब विद्युत धारा नहीं, प्रकाश। तो एक ऐसे कमरे में खड़े हो जहां प्रकाश हो, उसी के बगल वाले कमरे में क्या हो? अंधेरा। तो अगर आप दर्पण को हल्का से प्रकाश की तरफ करें, हल्का से अंधेरे कमरे की तरफ, तो आप देखेंगे प्रकाश दर्पण से टकरा करके अंधेरे कमरे में जा रहा है। वही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और वही आप यहाँ पे पढ़ेंगे आज। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। तो ये एक शीशे का तल है, थोड़ा बड़ा बनाए हैं कि आप लोग अच्छे समझ लेने। आप लोग सोच रहे हो शीशे का तल, शीशा इतना बड़ा नहीं है हमारे यहाँ, ठीक, वैसे होता भी है किसी किसी के यहाँ। तो हम मान लेते हैं प्रकाश की किरण ऐसे आई, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे आने के बाद ऐसे यहाँ खच से टकरा गई, सख्त है। अब हम बताएं कि जब प्रकाश की किरण यहाँ टकराएगी तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। मतलब अधिकांश क्या, लगभग पूरा पार्ट जो है, लगभग बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा नहीं पहुंच पाता, कुछ आर पार भी हो जाती है, ठीक। तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब ये कैसे जाएगी? देखिए, ऐसे आई थी ना, तो ये इस तरह जाएगी, ये।
अब हम मान लेते हैं जिस पॉइंट से किरण टकराई उसका नाम है बी, और जहां से प्रकाश किरण चली थी उसका नाम है ए। मान लीजिए आप टार्च ही जला रहे हैं, टार्च मार रहे हैं दर्पण में, तो वही तो टार्च हो जाएगी वस्तु जहां से किरण निकल रही है। ध्यान रखिएगा, इस लेसन में जहां से प्रकाश निकलेगा, जहां से प्रकाश चल करके तल पे टकराएगा, उसे वस्तु कहेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आगे ध्यान रखिए, तो ए और बी एक किरण है, इसमें टकरा गई, तो और टकराने के पश्चात ये किरण ये ऐसे निकल के ऐसे चली गई। अब इसको हम मान लेते हैं BC। अब सुनिए, जो प्रकाश की किरण तल से टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। इंग्लिश होती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इंग्लिश क्या होगी? इंसिडेंट रे। हिंदी क्या होगी इसकी? आपतित किरण। और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में जो आपा लौट जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश होती है इसकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हुई। चलिए अब आगे सुनिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक अभिलंब डाल दे रहे हैं। अभिलंब का मतलब क्या होता है अभी हम समझा रहे हैं आपको। चलिए वैसे अभिलंब की इंग्लिश क्या होती है? नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में आप मैथ में पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े उन्हीं लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं यहाँ प्रयास करेंगे आपको समझा दिया जाए। अभिलंब का मतलब ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए एक लाइन है और एक लाइन इस पे ऐसे डाल दिए, तो ये जो है अभिलंब, ये जो लाइन है इस पर लंब है, और ये लाइन भी इस पर, इस लाइन पे लंब है। ध्यान रखिए, सुनिए, ये लाइन इधर भी 90 डिग्री एंगल बना रही है, इधर भी 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे अभिलंब। यहाँ से यहाँ पे इसी लाइन को डेड डेप्थ दिखाया गया। ये इस तरह की जो लाइन बना यहाँ पे, और उसके स्थान पे तल हो गया, और ये ऊपर डाल दिए, क्या हो गया? अभिलंब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल कितना बन रहा है इसके तल और इसके बीच में, किरण के बीच में नहीं, तल और जो अभी हम लाइन खींचे इसके बीच कितना एंगल बन रहा है? दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक दिख रहा है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये एंगल कितना बन रहा है? ये भी 90 डिग्री है, तो इसे क्या बोलेंगे? अभिलंब। हिंदी क्या होगी इसकी? अभिलंब। इसकी हिंदी होगी अभिलंब। अब चलिए सुनिए, सुना दिया जाए। चलिए अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। इंग्लिश होती है इंसिडेंट एंगल। इंग्लिश क्या होगी? इंसिडेंट एंगल। ये ठीक। हिंदी होगी इसकी आपतन कोण। आपतन कोण। और ये जो एंगल बना परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, ये एंगल, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। दिखाते हैं आर से, ये रिफ्रैक्ट एंगल। रिफ्रैक्ट एंगल हिंदी होगी इसकी परावर्तन कोण। यहां रिफ्लेक्ट कर दीजिए। रिफ्लेक्ट माने रिफ्लेक्ट मीन्स अपवर्तन हो जाता है, तो रिफ्लेक्ट एंगल, परावर्तन कोण। परावर्तन इसकी हिंदी होगी। अब जो तल से टकराई है किरण, उसको हम मान लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं Z1 Z2। जैसे आपका नाम होता है उसी तरह इसका भी नाम रख दिए। भाई ये भी एक वस्तु है ना, हम लोग भी एक वस्तु ही हैं, तो जैसे हम लोग का नाम है उसी तरह इसका भी नाम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। अब इसकी डिफिनीशन सुनिए मुझसे कि परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश की किरण
किसी समांग माध्यम में चल करके किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख भी दे रहे हैं। और जैसे हेडिंग कराया आपको तो हेडिंग कर लीजिए, फिर आपको फिगर बनाना है और फिर जब हम लिखाने जा रहे हैं नीचे इसके उसको आपको लिखना है। चलिए तो यहां लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में चल करके किसी समांग माध्यम में चलकर किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती है अथवा पालिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को ही प्रकाश का, ऊपर लिख दे रहे हैं अगर आपको नीचे लिख रहा है तो, प्रकाश का वही क्या परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब सुनिए कैसे इसको लिखना है। जैसे अगर आपको YouTube से पढ़ना ही है तो YouTube से पढ़ना बहुत इजी होता है, आप हर समय पढ़ सकते हैं। कैसे? आप वीडियो को अपलोड कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको मान लीजिए बैठे हैं, अब बैठने के बाद तुरंत लगा दीजिए। अब जैसे हम एक बार समझाया आपको, ठीक है, फिर इसकी डिफिनीशन लिख रहे हैं तो डिफिनीशन लिखते समय तो आपको जो समझाया गया वही लिखेंगे, तो आप उसको थोड़ा सा भगा सकते हैं। अगर आपका मन कहे तो भगा सकते हैं, एक तरफ से देखेंगे तो और समझ में आएगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको समझ में आ रहा है इतना पूरा तो थोड़ा भगा करके, और जब लिख चुके हैं तो आप उसको जो हम लिखे हैं उसको लिख लीजिए। आपको कैसे लिखना है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कैसे लिखना है इसको भी आपको वीडियो में बताएंगे। पहले हेडिंग करेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर फिगर बनाएंगे, फिर इसको लिखेंगे। अब आपको क्या लिखना आगे हम बोल रहे हैं उसको, तो इसको लिखना कैसे, अगर हम एक वाक्य बोले तो आप उसको सुन करके पाज करिए पहले और उसको कॉपी में लिखिए। फिर अगला सेंटेंस बोले तो फिर उसको चालू करिए, फिर अगला सेंटेंस बोले फिर लिखिए उसको, फिर स्टॉप कर दीजिए। इसी तरह करके आप लिखिए भी, ठीक है। चलिए तो अब आगे लिखना आपको इसके फिगर के बारे में। लाइन छोड़ लिखेंगे क्या कि जो प्रकाश की जो किरण तल से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ए भी आपतित किरण है, ठीक। टकराने के पश्चात जो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में बीसी परावर्तित किरण है और बीएन अभिलंब है। इसको हम इस पॉइंट को मान लेते हैं बीएन, और बीएन अभिलंब है। आगे क्या लिखना है, आगे सुनिए।
अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर सुनिए, जो किरण प्रकाश तल से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ए भी आपतित किरण है। टकराने के पश्चात जो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में बीसी परावर्तित किरण है और बीएन तल पर डाला गया लंब है, ध्यान रखिए, और बीएन तल पर डाला गया लंब है। अगर हम पहली बार जो बोले हैं दूसरी बार में थोड़ा उसे डिफरेंस है तो दोनों सही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रटे तो है नहीं, बना के बोलेंगे लेकिन सही है सब। चलिए, तो और बीएन तल पर डाला गया अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे आप लिखिए, चलिए सुनिए। अब हेडिंग क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो हेडिंग करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। इंग्लिश होगी इसकी प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ, अब इसको मिटा देना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको हेडिंग करेंगे इतना लिखने के बाद। अब इसमें क्या होता है सुनिए, इसकी हिंदी होती है प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत। प्रिंसिपल माने सिद्धांत होता है। अगर आपको नियम लिखना है तो लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। चाहे नियम बोले चाहे सिद्धांत, दोनों ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या है, प्रकाश का परावर्तन का नियम ये कहता है, ये नियम जो निकाल है इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ध्यान रखिए, कैसे देखा गया इसको, एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रयोग के द्वारा, ठीक है। प्रयोग कैसे हुआ आप देख ही रहे हैं कि अगर आप शीशे को प्रकाश के सामने थोड़ा करें, थोड़ा अंधेरे कमरे की ओर, तो कुछ जो प्रकाश है वो टकरा करके अंधेरे कमरे में चला जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट है, हम लोग प्रकाश को प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं ये कि ऐसे सीधा किए और उसमें प्रकाश लड़ा, लड़ने के बाद थोड़ा तिरछा किए थे तो उधर चला गया। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। एक्सपेरिमेंटली वैज्ञानिक ने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिकों ने देखा कि जो आपतन कोण है आई, ये परावर्तन कोण आर के हमेशा इक्वल होता है। कभी भी परावर्तन होगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अब आपको पहला नियम डालना है, फर्स्ट डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं हम। चल, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। और सेकेंड लॉ इसका क्या है, सेकेंड लॉ ये है कि आप देख रहे हैं कि आपतित किरण ए बी थी, परावर्तित किरण एस बी सी थी और बीएन क्या था, अभिलंब। और अगर आप देखें तो तीनों जो हैं ये एक ही तल पर टच होते हैं। तल कौन सा है, Z1 Z2 नाम है उसका, तल का नाम क्या है, Z1 Z2। और सभी आगे कहाँ मिलते हैं, इसी तल पे मिलते हैं ये। तो दूसरा नियम ये हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये इसी तल पे सब मिलते हैं, ये इसी तल पे, ठीक। तो दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा
अभिलंब, यहाँ पे आप लिखिए, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु क्या होता है उसको बता रहे हैं अभी। तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते। अब आपको बताना है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु जहां पर तीनों मिलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, उसी पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। ये है इसका आपतन बिंदु। ठीक, इंसिडेंट पॉइंट आपतन बिंदु से बोलेंगे। ये पॉइंट है बी वाला, उसे बोलेंगे आपतन। तो यहां से प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर, जो कि हम बताए थे आपको कि इस चैप्टर में विशेष करके आपको स्फेरिकल मिरर और लेंस के बारे में पढ़ना है। और उसी की हम अभी क्या बना रहे थे अभी तक, भूमिका। ठीक, क्या बना रहे थे, भूमिका। चलिए अब हम चलेंगे अपने सेकेंड टॉपिक पे, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। तो आइए चलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसकी हिंदी होती है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। चलिए खट ऐसे समझिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये कठिन नहीं है, फिजिक्स कठिन होती नहीं है। सबसे सरल कोई सब्जेक्ट है अगर संसार में तो है फिजिक्स। चलिए देखते हैं फिर कैसे। मान लेते हैं ये कांच का एक खोखला गोला है, ये कांच का एक खोखला क्या है, गोला। गोला है, वृत्त नहीं, ध्यान रखिएगा। ये कांच का एक खोखला गोला है। ठीक, जैसे फुटबॉल होता है खोखला होता है, उसी तरह कांच का एक गोला है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम इसमें इतना पार्ट जो है कहीं से भी काट दिए, मान लीजिए इतना पार्ट काट के इसका निकाल दी, या मान लो ये पूरा था ऐसे, सुनिए ध्यान से, कम समझ में आएगा अभी आपको। ये ऐसे था, अब इसको यहां से काट दिए, ऐसे पूरा ऐसे लेकर के ऐसे काट दिए, और इसको पूरा हटा दिए काट। ऐसे था, ऐसे काट के उसको फेंक दिए। ठीक, एक तरफ, चाहे उसको फेंको चाहे इसको फेंक दो। ठीक, अब दोनों को लिए रहो, समझाने के लिए एक ही बहुत है। ठीक है, अब इसको काट दिए। अब क्या करेंगे, इसके एक सिरे पर दो सिरे होंगे, एक भीतर वाला, एक बाहर वाला, एक भीतर वाला एक बाहर वाला। फुटबॉल का एक अंदर का होगा, एक बाहर अंदर हवा भी भरी रहती है। तो ऐसे इसको काट दिए तो हवा गायब इसकी। तो एक सिरा भीतरी होगा इधर वाला, एक सिरा ये होगा बाहर। अब इसके एक सिरे पर हम क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश। इसके एक सिरे क्या कर देंगे हम, पॉलिश। कैसे, देखिए, चाहे इधर करिए अंदर चाहे बाहर, तो हम बाहर ही कर दे रहे हैं पॉलिश। ये पॉलिश किसकी किए, पॉलिश किए हम सिल्वर की या पारा की। सिल्वर पारा दोनों धातु में, ध्यान रखिएगा। सिल्वर की इंग्लिश तो सिल्वर ही होता है, चांदी जिसे आप लोग बोलते हैं। और पारा की इंग्लिश क्या होती है, मरकरी। पारा की इंग्लिश मरकरी। बस ये जब पॉलिश कर दिए, पॉलिश करने के बाद ऊपर इसके हम पॉलिश के ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। क्या कर देंगे, पेंट ऑक्साइड, जिससे कि ये जो इसका ये तल है ये चमकदार हो जाए। आयरन ऑक्साइड जो होता है ये एक चमकदार पदार्थ होता है, ऊपर से कर देंगे तो चमकने लगेगा। बस यही बन गया क्या, गोलीय दर्पण। फिर सुनिए, एक गोला हम लेंगे, कांच का खोखला गोला,
उसका एक सिरा काट के फेंक देंगे, जो सिरा बचेगा तो दोनों सिरों पर एक सिरे मान लीजिए, एक सिरे पर हम सिल्वर या पारक की पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, आयरन ऑक्साइड कर देंगे पेंट, और वो क्या बन जाएगा फिर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो परिभाषा क्या बनी, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सिरे पर पारे अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तथा उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। ठीक, इसका एक सिरा दबा हुआ होता है, जैसे आप देखें अंदर जो है दबा हुआ है, ये अंदर वाला दबा हुआ तल है, ये इसे बोलेंगे दबा हुआ तल। और जो बाहर वाला है ये उभरा हुआ है, क्या है, उभरा हुआ तल, इसे बोलेंगे उभरा हुआ तल। अब आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा गर्मी बहुत लग रही है, कूलर चला लेते हैं हम। चलिए, तो ये क्या किए हम कि जो ये भीतरी वाला तल होगा इसे बोलेंगे दबा हुआ तल, और बाहरी वाले तल को उभरा हुआ तल। ठीक है, अब सुनिए आगे, इसकी परिभाषा पहले आप लिख लीजिए। तो इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद जो परिभाषा होगी इसको बोलेंगे तो आप लिखिएगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक सिरे पर, जिसके एक सिरे पर पारा अथवा लाल ऑक्साइड का, पारा अथवा यहां पर लिखेंगे सिल्वर, का पेंट कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है तथा दूसरे सिरे पर, तथा उसके ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, तथा उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड, का पेंट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, जिससे कि उसका ऊपरी तल चमकदार हो जाए, जिसमें मतलब कि पॉलिश की जाए आयरन ऑक्साइड का, वो क्या हो जाए, चमकदार, जिससे कि परावर्तन अच्छे से हो सके। क्योंकि हम बताए थे ना कि परावर्तन कब होगा, जब चिकने अथवा पॉलिशदार जब प्रकाश की किरण चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराएगी तब, जब प्रकाश की किरण चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराएगी तभी परावर्तन होगा। इसीलिए तल को जिसमें हम करेंगे आयरन ऑक्साइड का पेंट, उसे क्यों करते हैं कि तल जो है वो चमकदार हो जाए। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होगा। चलिए, यहाँ लिख दे रहे हैं जिससे कि
जिससे कि परावर्तक तल चमकदार हो जाए। अब परावर्तक तल क्या कह रहा है सुनिए। जैसे अभी हम आपको परावर्तन पढ़ा रहे थे, प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें इस तरह का एक तल लिए थे, इस तरह का एक तल लिए थे। तो इधर देखिए आप नीचे डैश डैश लाइन खींची हुई है, तो जो है लाइन खींची हुई यानी जो है पॉलिश की हुई है। क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है, ठीक। और इसके ऊपर पॉलिश नहीं किया हुआ है। तो ये जो तल है, ये वाला, ये ऊपर वाला जिधर से परावर्तन हो रहा था, यहाँ से यहाँ किरण टकरा रही थी, जिस साइड में किरण टकरा रही थी उस साइड को बोलते हैं परावर्तक तल। उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। थोड़ा यहाँ पे एक सुधार है, तथा उसके दूसरे सिरे पर यहाँ होगा, तथा उसके दूसरे सिरे पर, दोनों सही विशेष करके कुछ नहीं है, तथा उसके दूसरे सिरे पर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, ठीक। अब इसको आप लिख लीजिए, और इसको लिखने के बाद हेडिंग करिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला क्या लिखेंगे? क्या आप लिखेंगे कॉपी में? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसकी इंग्लिश होती है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसकी हिंदी होती है कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण लिखने के बाद आपको हेडिंग करना है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, इंग्लिश होती है। और उसके बाद उसका आप फिगर बनाएंगे उत्तल दर्पण की, और फिर जो डिफिनीशन लिखे थे भी नीचे उसको लिखना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो अब कुछ देख लेते हैं कि डिफिनीशन जो कि स्फेरिकल मिरर से ही रिलेटेड है। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग करेंगे डिफिनीशन related to spherical mirror, related to spherical mirror। ये आप हेडिंग करना है आपको। और उसके बाद आप क्या करना, ध्यान देखिए। तो अभी हम लोग पहले तो एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। कनकेव मिरर में क्या होता है? पॉलिश किधर रहेगी? ऊपर के दबे हुए तल पे, उभरे तल पे? उभरे हुए तल पे। तो उभरे हुए तल पे हम क्या कर लेंगे? अब इसी स्फेरिकल मिरर, इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। इसका नाम क्या है? कनकेव मिरर। अगर पॉलिश अंदर की ओर की रहेगी तो कन्वेक्स मिरर। तो ये कनकेव मिरर है, और इसी से मतलब रिलेटेड कुछ डिफिनेशन देखेंगे हम लोग। इसी रिलेटेड मतलब कि कनकेव मिरर भी लागू होगा और कन्वेक्स मिरर पे भी लागू होगा। चलिए, तो इसमें देखें क्या सबसे पहले आता है हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके पहले भी थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले हम लोग जानेंगे पहले पोल। पोल की हिंदी होती है ध्रुव। तो आप इसकी हेडिंग करने के बाद हेडिंग कर लीजिए पोल, हिंदी क्या होगी? ध्रुव। अब इससे समझिए ध्रुव क्या होता है फिगर से। एक कन्वेक्स मिरर बता दें, नहीं बना दें, नहीं तो आप लोग सोचेंगे शायद ये जो डिफिनेशन हैं, यहाँ डिफिनेशन कर दें क्योंकि कई परिभाषाएं हैं। तो जो डिफिनेशन है आप लोग सोचेंगे केवल कनकेव मिरर पे भी लागू होगी, तो इसलिए एक कन्वेक्स मिरर भी हम बना दे रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर
अगर ऊपरी तल पॉलिश कर देंगे तो भी कनकेव हो जाएगा। इसमें पॉलिश किधर रहेगी? दबे हुए तल पे। ठीक, समझ रहे हो? तो ये है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। अब सुनिए आगे, पहले पोल की बात करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहां से अगर जो प्रकाश किरणें हैं यहां से यहां तक में चाहे जिस भाग से टकराएं उसका परावर्तन होगा, मतलब अधिकांश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। इसको बताए थे आपको पहले हम। तो ये जो पूरा पार्ट हो गया यहां से यहां तक, इसे बोलेंगे हम लोग परावर्तक तल। और जो परावर्तक तल है इसका जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, उसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक में मिडिल पॉइंट कौन सा है? ये कौन सा है? ये लगभग ये आपका क्या है? मिडिल पॉइंट। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव। और ध्रुव किसे दिखाते हैं? पी से। किसे दिखाएंगे? पी से। तो ध्रुव की परिभाषा लिखें अब आप लोग। ध्रुव की परिभाषा लिखेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए, अब आपको अगली हेडिंग करना है प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी हिंदी लिखिए मुख्य अक्ष। इसकी हिंदी होगी मुख्य अक्ष। ठीक, अब मुख्य अक्ष क्या होता है इसको सुनिए। अभी मुख्य अक्ष से पहले भी एक जानिए, पहले आप लोग, थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। मुख्य अक्ष के पहले आप जाने सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ऐसा करिए कर्वेचर ऑफ सेंटर, कर्वेचर ऑफ सेंटर। पहले एक बार आपको सब समझा दें तब लिखाएं, ठीक है? चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हो जाए। इसलिए बनाए थे कि आप लोग ये ना सोचें कि ये जो डिफिनेशंस हैं केवल कनकेव मिरर पे ही अप्लाई होंगी, कन्वेक्स मिरर पे भी अप्लाई होंगी। चलिए, तो ये आपका ध्रुव हो गया। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग कर्वेचर ऑफ सेंटर, मतलब वक्रता केंद्र। इसकी हिंदी होती है वक्रता केंद्र। अब ये क्या होता है सुनिए। चलिए, अगर हम ये जो पूरा पार्ट है, ये जो दर्पण है कनकेव मिरर, ये किसी कांच के खोखले गोले कटा भाग है, ठीक? और अगर हम पूरा गोला बनाए ऐसे करके, इसको ऐसे पूरा, अगर ऐसे रहा होगा ऐसे पूरा ऐसे, और उसी में से तो काटा गया है। अगर गोला है तो उसका सेंटर भी रहा होगा, केंद्र। गोला अगर ये गोले कटा हुआ भाग है तो गोले का सेंटर भी रहा होगा। तो उसी सेंटर को ही, जो सेंटर रहा होगा उसी सेंटर को ही बोलते हैं कर्वेचर ऑफ सेंटर, वक्रता केंद्र। इसका जो सेंटर है कहीं इस तरफ यहाँ पे रहा होगा, ठीक? कर्वेचर ऑफ सेंटर को दिखाते हैं सी से। किससे दिखाएंगे?